नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, यह फैसला 3 दिसंबर के बाद ही होगा। इस बीच कांग्रेस के अंदर डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बातें सामने आने लगी हैं। अभी नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर कवायद चल रही है। वैसे कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम के रूप में प्रस्तुत किया है। अब डिप्टी सीएम कौन बनेगा या फिर बनाया जाएगा, इस पर बहस चल रही है। वैसे तो यह मामला केंद्रीय आलाकमान ही तय करेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर फैसला सेंटर लीडरशिप करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फैसला होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी का कहना है कि अभी तो उनकी सरकार भी नहीं बनी और अभी के से सपने देखना चालू कर दिए। सुनिए राजेंद्र सिंह पूर्व मंत्री कांग्रेस और वंदना त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, बारी बारी से सुनिए। ये देखिए, ये फैसला तो सेंट्रल हाईकमांड हमारा करेगा, कमलनाथ जी को विश्वास में लेकर करेगा। बाकी और तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। खड़गे साहब है, राहुल जी है, कमलनाथ जी है, सुरजेवाला जी है, ये लोग निर्णय करेंगे इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कहें? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरह के हास्यास्पद घटनाएं क्यों करती रहती है। अभी तो उनकी सरकार भी नहीं बनी और उन्होंने अपने डिप्टी सीएम की घोषणा कर दी है। पहले गिनती तो हो जाने दीजिए कांग्रेस पार्टी। 3 तारीख का इंतजार कर लीजिए कि आप में इतना भी सब्र नहीं है। और 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है, लाडली बहनें क्या चाहती हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में पुनः कमल की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने ये तय कर दिया है, अब की बार भाजपा सरकार। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी कांग्रेस के खेमे में ये हलचल हो गई है कि अगर जो सीएम कमलनाथ बनेंगे तो डिप्टी सीएम कौन होगा। लेकिन अभी तो नतीजे आने बाकी हैं। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस में अभी डिप्टी सीएम की बातें चलने लगी हैं। ऐसे में बीजेपी का तंज कसना तो जायज ही है। और वास्तव में ये क्यों हो रहा है कांग्रेस में, यही जानने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, राजकुमार उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार उपाध्याय जी, बड़ी जल्दबाजी है, कांग्रेस को डिप्टी सीएम तय करना शुरू कर दिए और कटाक्ष तो बीजेपी करेगी ही, तो उसने किया भी। देखिए, जो हवा का रुख है और प्रदेश की जनता जो 18 साल के कुशासन को भोग रही है, उस भोग के बाद जो परिणाम वो देने जा रही है और दे चुकी है मतपेटी के माध्यम से, उसमें पूर्ण कांग्रेस को विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी इसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। भावी मुख्यमंत्री के रूप में वो हमारे प्रदेश में एक नई ऊर्जा, नई संचार से काम करेंगे और प्रदेश में नए नए रोजगार, नए नीतियां बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने गारंटी दी है, वह गारंटी पर काम करेंगे। इसलिए कांग्रेस कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार भी कर लिए होते। ये डिप्टी सीएम वाली बात सामने नहीं आती। थोड़ा सा इंतजार का मजा ले लिए होते। 3 तारीख तक आपकी बातें सही हैं या गलत हैं ये भी पता चल जाता। लेकिन धैर्य लग रहा है कि कांग्रेस को नहीं है। मंजरी जैन जी, सवाल आपसे भी है। सवाल आपसे ये है कि हवा का रुख बीजेपी, माफ कीजिएगा, हवा का रुख कांग्रेस ने भांप लिया है और डिप्टी सीएम अब की कवायद शुरू कर दी है कि कौन बनेगा डिप्टी सीएम। सीएम तो कमलनाथ को इन्होंने बना दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पिछले 5 सालों में ये राजस्थान का झगड़ा आज तक नहीं निपटा इनका। इन्होंने सचिन पायलट को कहा था कि हम उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, मगर वो झगड़ा आज तक नहीं निपट पाया। बल्कि गहलोत जी ने तो उन्हें आसपास ही नहीं भटकने दिया। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था कि टी सिंह जी को
कई साल बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उधर का भी क्या हाल हुआ वो भी आप देख रहे हैं, सामने है, और उन्होंने अब अपना इरादा भी स्पष्ट कर दिया है। राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाने की जब बात आई तो झगड़ा इस कदर है कि प्रियंका गांधी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने ये कह दिया कि मल्लिकार्जुन जी इस मसले को सुलझाएंगे। तो मैं समझती हूँ ये इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी जनता का जनादेश का इनको इंतजार नहीं है, जबकि जनता जो है कांग्रेस से त्रस्त है। कांग्रेस की वादा खिलाफी, कांग्रेस के पाखंड, कांग्रेस के झूठ से जनता भली भांति परिचित है, और जनता ने जो जन आदेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में आई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही जो मध्य प्रदेश ने विकास की रफ्तार पकड़ी और आज हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं, मतलब आप कहना ये चाहती हैं कि कांग्रेस जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है? बिल्कुल सच बात है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार तो है उन्हें, मगर वो सपना सच नहीं होगा। तो ये जो सपने देखने की जो इनकी आदत है, अभी इनका आपसी जो अंतरकला है उसे तो सुलझा लें। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ के बीच का जो अंतर्द्वंद है, जो अपने अपने बेटे को स्थापित करने का, अपने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, पहले वो तो सुलझा लें। दूसरा, जो इन्होंने जिन नेताओं की अनदेखी की, अजय सिंह जी की, अरुण यादव जी की, उनको देख ले। तो ये जो इनके अंदर जो अंतर्द्वंद है, जो अंतरकला है, उस जल्दबाजी में ये सोच रहा है कि मेरा व्यक्ति बन जाए, वो सोच रहा है मेरा व्यक्ति बन जाए। तो ये स्थिति इनके यहाँ है, और सरकार इनकी आने वाली नहीं है। ये अपने हसीन सपनों और सपने देखते रहें। एक तरह से ये मान लीजिए कि हवा का रुख जो है वास्तव में अगर जो देखा जाए कांग्रेस की ओर बह ही गया, तो बीजेपी क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस की तरफ हवा की रुख है ही नहीं, हवा का रुख की बात कर रहे हैं आप। आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जनता का जन आदेश जो है। आपने देखा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब जनता के बीच में जाते थे तो लाडली बहनें उन्हें कैसे तिलक करती थी, कैसे उनकी आरती उतारती थी, उनके गले लगती थी। तो मैं समझती हूँ कि वो जन आदेश जो परसेंटेज में बड़ा महिलाओं का, वो ये दिखा दिया कि जो ईवीएम मशीन है उसमें जो महिलाओं ने मतदान किया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। और लाडली बहना, लाडली कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक, जिसमें उज्ज्वला भी और पीएम आवास सारे शामिल हैं, वहां से लेकर जो यात्रा रही महिलाओं के उत्थान के लिए, आर्थिक सबलता की तरफ, जो रहा नेतृत्व देने में, जो 50% हमने नेतृत्व दिया पंचायती राज्यों में, जो हमने अभी 33% आरक्षण देने पास कराया, तो वो सब जो है, वो जो एक जो परसेंटेज बड़ा मतदान का, वो भी महिलाओं में जो जागरूकता देखी गई, जो रुझान देखा गया, जो उत्सुकता देखी गई, जो उमंग देखी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। चलिए ठीक है। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस में एक बात उठी है, कांग्रेस से जो बातें छन करके सामने आई है वो ये कि वहां अब डिप्टी सीएम की बातें लगी हैं होने। इसे आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस की जल्दबाजी, अति आत्मविश्वास, या कुछ और? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो मुझे लग रहा है, ये कांग्रेस की एक विशेष रणनीति है। क्योंकि मोटे तौर पर परिणाम अभी आया नहीं है, वो परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार मतदाता बहुत साइलेंट था। उस साइलेंट मतदाता ने मत का प्रतिशत जिस प्रकार पिछली बार से ज्यादा बढ़ा करके दिया है, तो उससे ये बिल्कुल अंदाज नहीं लग रहा कि किसके पक्ष में जाएगा, वो किसी के भी पक्ष में जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी जो दो बातें हैं, जैसे कल खबर आई थी कि वो 26 तारीख को शपथ दिलाने वाले हैं, आज ये खबर आई है कि वो डिप्टी सीएम की तलाश कर रहे हैं। तो ये उनकी दो प्रकार की रणनीति है। एक तो सबसे पहली बात तो रणनीति यही है कि 2018 में जिस प्रकार थोड़ा सा बहुमत दोनों पार्टियों का कम रह गया था, तो ये संदेश तीसरी शक्ति को वो देना चाहते हैं ताकि वो इधर उधर ना जाके सीधी कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो जाए। कुछ कांग्रेस के विद्रोही भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग बाहर के भी लड़ रहे हैं। तो 8-10 लोग निश्चित रूप से, कोई कितना ही कहे, लेकिन 8-10 लोग तीसरी शक्ति के रूप में आ सकते हैं। यदि 2018 जैसी स्थिति बनती है तो उस तीसरी शक्ति को अभी से अपनी तरफ से आकर्षित करना एक बात तो यह है।
दूसरी उनकी रणनीति यह है कार्यकर्ता को सक्रिय रखना, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा करना कि हमारी सरकार आ ही रही है। और तीसरी रणनीति उनकी यह है, आप अगर देखेंगे देवेंद्र जी, आजकल मीडिया, राजनीतिक दल जो रणनीति बनाते हैं उसमें एक फैक्टर मीडिया का जरूर रखते हैं कि मीडिया में एक स्थान। अगर वो ये सिक्का नहीं उछालते कि डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो आज लगभग सारे लोकल चैनल में, रीजनल चैनल में इसी पे चर्चा हो रही। तो मीडिया में अपना स्थान कैसे बनाए, ये इस रणनीति का हो सकता है। और यदि वो बहुमत में आते भी हैं तो उप मुख्यमंत्री बनाना लगभग इसकी संभावना बहुत प्रबल है। क्योंकि कांग्रेस ने जाति की बात कही थी, तो बहुत संभव है कि ओबीसी से या आदिवासी से या क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से ग्वालियर चंबल संभाग से या बिंद कहीं से वो किसी न किसी को तो जोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा उन्होंने अर्जुन सिंह जी जब बने थे 1980 में, तब भी ऐसा हुआ था, और जब दिग्विजय सिंह बने थे 93 में, तब भी ऐसा हुआ था। तो अगर बनाते भी हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये अभी तो मीडिया में सुर्खी बनाना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना उस रणनीति का हिस्सा है। चलिए ठीक है, हम आना चाहेंगे राजकुमार उपाध्याय जी के पास। राजकुमार उपाध्याय जी, जैसा कि अभी हमारी बहन मंजरी जैन जी ने ऐसी बातें कही हैं कि लाडली बहना, उनकी तरफ जो इशारा था कि लाडली बहना जो है वो कहीं और नहीं जा सकती, तो अगर नहीं जा सकती तो फिर आप डिप्टी सीएम बनाते रहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जो हवा का रुख है तो वो आंधी बता रही हैं, फिर हवा और आंधी में फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आपको नहीं लगता क्या? अच्छी बात कही देवेंद्र जी की, आंधी ही है इस बार। और आंधी में जो ये बहनें आई हैं, ये बहनों ने नारी सम्मान योजना की जो गारंटी है उसको लेके भरपूर समर्थन मत पेटी के माध्यम से कांग्रेस को कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए दे दिया है। और जहां तक बात योजनाओं की है, तो एक चीज और मैं बता दूं कि इतना भरपूर मतदान जो दिया है उसमें एक नाराजगी है, महंगाई। उसके बाद आप देखिए कि लगातार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, प्रदेश में बलात्कार, अपराध, इन सबसे परेशान होकर महिला वर्ग सर्वाधिक पीड़ित है। और उनने इसका भरपूर प्रयोग मत के रूप में कांग्रेस के पक्ष में दे चुके हैं। और एक और चीज हो रही है कि जितनी यात्राएं निकाली है उसमें सब में पीछे पैर लौटना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो कांग्रेस तो बिल्कुल मैदान में है और जनता भी मन बना चुकी है। जनता ने मन बना के मत में परिवर्तित कर दिया है। आदरणीय हमारे पत्रकार रमेश जी ने भी बोला कि भाई कांग्रेस में ये चर्चा होगी कि किसको सीएम, किसको डिप्टी सीएम, किसको विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो ये हवा के रुख और आंधी के बाद ही तय करने बड़ी विचित्र स्थिति यह है राजकुमार जी कि रमेश शर्मा जी की वो बातें तो आपने याद कर लिया जो उन्होंने कही कि हाँ चर्चा होगी, लेकिन उन्होंने ये भी बातें कही कि मतदाता मौन था और कुछ भी हो सकता है। आपकी भी सरकार बन सकती है, बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। और आप जो कह रहे हैं नारी सम्मान की बात, तो हम बहन मंजरी जी के पास जाना चाहेंगे और यही पूछ लेंगे ना मंजरी जैन जी से कि लाडली बहना की जो जहाँ तक बात आप कर रही हैं, तो कांग्रेस ने भी नारी सम्मान की बात की है, नारी सम्मान योजना उसी के पैरेलल है, तो क्यों ना नारी सम्मान योजना पे विश्वास करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ देवेंद्र जी कि प्रदेश की जो नारी शक्ति है वो भली भांति जानती है कि कमलनाथ जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमलों की राजनीति करते हैं, पाखंड की राजनीति करते हैं। वो क्यों? क्योंकि 2018 में जब ये जैसी सरकार में आए तो महिलाओं की जितनी भी योजनाएं चल रही थी, चाहे वो कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, संबल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना तक की इन्होंने राशि वापस लौटा दी थी। तो मैं समझती हूँ कि ये योजनाएं बंद करने वाले लोग हैं, चालू करने वाले लोग नहीं हैं। तीर्थ दर्शन एक ऐसी योजना थी जिसे इन्होंने बंद कर दिया था, ये कहते हुए सारी योजनाओं को बंद किया था कि बजट नहीं है।
लेकिन जैसे ही पुनः जब 15 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस से वो योजनाएं चालू की और न सिर्फ चालू की, उसकी राशि भी बढ़ाई और तीर्थ दर्शन को हवाई यात्रा से भी वृद्धजनों को यात्रा कराई। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो जनता ने भी देखा है और हमारी नारी शक्ति ने भी देखा है। तो नारी शक्ति ये भली भांति जानती है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि नारी शक्ति जो आने वाली चीजें होती है ना, उनको बहुत अच्छे से भांप लेती है और व्यक्ति के स्वभाव को भी बहुत अच्छे से भांप लेती है। उनका सिक्स सेंस इतना मजबूत होता है। तो नारी शक्ति ये भांप चुकी है कि कमलनाथ जी सिर्फ झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले और पाखंड करने वाले हैं, तो उनकी बातों पर वो कहीं भी भरोसा नहीं करेंगे। और किसान के साथ तो इन्होंने छलावा किया ही था, युवाओं के साथ तो छलावा किया ही था, तो वो तो इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। माननीय रमेश जी ने एक बात कही थी कि ये सिर्फ टीआरपी में बने रहने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए इस तरीके की ये बातें करते हैं। तो ये सिर्फ इनकी जो नाटक नौटंकी है वो 10 दिन की और बची है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। चलिए, ये जो कुछ नाटक 10 दिन की बची है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। देवेंद्र जी, कमलनाथ जी की सरकार बनने पर उन्होंने विधवा पेंशन बढ़ाई थी, कन्यादान योजना में राशि बढ़ाई, आएंगे आपके पास, हम आएंगे। बहन जी भूल गई हैं। और दूसरा जो ये कह रही संबल योजना, तो संबल योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षदों के नाम दर्ज हुए थे। और उस समय श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो अब इनकी पार्टी में है, उनसे पता कर लीजिए कि उस योजना में कितना बड़ा घोटाला इनकी सरकार में हुआ। और उसके बाद किसानों के लिए तो 27 लाख किसानों को कर्ज माफी हुए, जिसमें इनके कृषि मंत्री कमल पटेल जी के परिवार तक का हुआ। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन पाखंड कर रहा है, ये तो इन लोगों को बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि जनता सोच भी चुकी है, समझ भी चुकी है और उसका परिणाम भी दे दिया है। चलिए, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश शर्मा जी, दो बातें हैं। एक ये कि एक लाडली बहना योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं महिलाओं को, और दूसरी ये नारी सम्मान योजना के अंतर्गत अगर जो कांग्रेस की सरकार आती है तो पैसे मिलेंगे। एक मिल रहे हैं और एक मिलेंगे में आखिर जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, आपको क्या लगता है कि किसे चुन रही होंगी? देखिए, कुल मिलाकर के एक बात देवेंद्र जी समझ लीजिए, महिला में 6 सेंस होता है, इसमें कोई शक नहीं। पुरुष में केवल 5 सेंस होते हैं, महिला में 6 सेंस होता है। वो एक कदम आगे का देख लेती है और भांप लेती है। महिला में एक बड़ी विशेषता होती है, आमतौर पर महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पेट में बात नहीं रुकती और दिन भर में एक बात को 6 वक्त रिपीट करती है। लेकिन महिला में एक विशेषता यह भी होती है कि अगर वो तय कर ले कि मुझे प्रकट नहीं करना, तो साक्षात यमराज भी आ जाए तो भी वो बिल्कुल अपनी बात को प्रकट नहीं करेगी और यमराज को हार नहीं पड़ेगा। इसलिए चूंकि कल तुलसी विवाह में नारायण ने भी नारी के चरणों में रह करके स्वीकार किया, शीश पर धारण करते हैं नारायण भी तुलसी को, तो ये नारी की एक बड़ी विशेषता है। तो लेकिन नारी ने इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 72 सीटों पर तो उनका मतदान 80+ गया है और करीब 32-34 सीटों पर उनका मतदान पुरुषों से अधिक गया है। तो ये जो गया है और इसको गोपनीय है, ये तो अब 3 तारीख को ही पता चलेगा। पुरुषों का मतदान अगर ज्यादा होता तो मैं देवेंद्र जी दावे के साथ कह देता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और ऐसा कहा भी है और भगवान जी की कृपा से मेरे अनुमान एक भी असत्य नहीं निकला, सारे गलत निकले। लेकिन इस बार जो कि नारी का मतदान बढ़ा है, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। लेकिन कुल मिलाकर के वो तो 3 तारीख को ही पता लगेगा। या तो उन्होंने ये सोचा कि अभी हमको 1200 मिल रहा है और ये 3000 तक बढ़ेगा, तो उन्होंने इनका समर्थन किया। दूसरा उन्होंने सोचा है कि अभी 1200 ही है, वो 1500 देंगे, तो उनका समर्थन किया। किसका समर्थन किया है ये तो देवियां ही बता पाएंगे, वो 3 तारीख को प्रकट होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जी जी देवेंद्र जी, जी जी, नारी सम्मान के जो फॉर्म थे जो इन्होंने भरवाए थे, जिसमें महिलाओं की बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारियां थी, वो रद्दी में कचरे में उड़ते घूम रहे थे। ठेले वालों के कचौड़ी और समोसे बिक रहे थे उनमें, तो महिलाओं ने वो भी देखा है। तो महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं, महिलाओं को समझाने की जरूरत नहीं है। और मेरी बात पर मोहर
सम्मानीय भाई साहब रमेश जी ने भी लगा दी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो अब अब राजकुमार जी की बारी है ना कि अब आपकी मुस्कुराहट भी बताती है जी। कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं जी। अब राजकुमार जी बताएंगे कि आखिर अब उनका क्या कहना है। देखिए, नारी सम्मान के फॉर्म जिस प्रकार भरे, और हम नारी का सम्मान करना जानते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ये विचलित मत होइए बहन जी कि पार्टी क्या सोचती है, महिलाओं के लिए कितना करती है, ये कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो नारी सम्मान को लेकर कमलनाथ जी बहुत गंभीर थे, कन्यादान योजनाओं को लेके, विधवा पेंशन को लेके, बच्चों की पढ़ाई से शिक्षा से लेके, युवाओं के लिए उन्होंने वचन दिए हैं, वचन पत्र है। हम लोग घोषणाएं नहीं करते, कमलनाथ जी और अच्छा, मंजरी जी ने एक बात कही है, राजकुमार जी, मंजरी जी ने एक बात कही है, तीर्थ दर्शन योजना भी आपने बंद किया था शायद। बिल्कुल नहीं करी, ये सॉरी मैं थोड़ा सा बोल चूक गया था, लेकिन देवेंद्र जी आपको बताएं कि बहन जी को बताइए कि हम लोगों ने जब प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ पीसी शर्मा जी थे नालंदा होशंगाबाद जिले में, हम लोगों ने उन यात्राओं को यहाँ से रवाना किया, हमारे कलेक्टर थे तत्कालीन, जिला पंचायत सीईओ थे। तो ये योजनाएं चिल्लाने से नहीं होता है, हम लोग उसका आडंबर कम रखते हैं, लेकिन योजनाएं कोई बंद नहीं हुई। तीर्थ यात्री लगातार गए हैं, तीर्थ दर्शन यात्रा कभी बंद नहीं हुई है, ये सरकारी रिकॉर्ड में है, सबको मालूम है, मीडिया ने भी सब में चलाया है। तो हमारी बहन को ये जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, राजकुमार जी योजनाएं बंद कितनी हुई थी और कितनी चल रही थी, कितनी की बढ़ोतरी राशि की हुई, कितनों की उपयोगिता बढ़ी। बहन जी ने कहा कि किसानों को परेशानी हुई, हमारे बंडल ले लेके हमारे विधायक, हमारे नेता गए, हम कितनी बार इस अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। हम तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र से अभी तक मानसिक रूप से परेशान है सब, कि हम बार बार बोलना चाहते हैं, बताते हैं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। मैं सुन रही हूँ, मैं आराम से सुन रही हूँ, बताइए आप। चलिए ठीक है। राजकुमार जी एक बात बताइए, आपने घोषणा की थी कि 2 लाख तक हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एक भी किसान ऐसा लाके खड़ा कर दीजिए जिसके आपने 2 लाख कर्ज माफ कर दिए। आपने कहा हमने योजना बंद नहीं की थी, हमने उल्टा राशि बढ़ाई थी। एक भी कन्यादान में आपने कितने विवाह कराए, एक भी उनके परिवार के नाम है, खड़ी कर दीजिए। बहुत लोग हैं, और कन्यादान योजना में आप खुद देखिए रिकॉर्ड है, इसमें सब चीजें शासन की ओर से होती है। बात हमें आप ये बताइए राजकुमार जी, चलिए ठीक है, हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं राजकुमार जी, चलिए ठीक है। वो तो 3 तारीख को पता चलेगा कि क्या स्थितियां होंगी, लेकिन अभी हम आपकी बात मान लेते हैं, आपकी सरकार बना भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मंजरी जी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ सरकार बनाने में, लेकिन सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि कोई सिंधिया नहीं होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसमें देवेंद्र जी, अभी आदरणीय रमेश जी ने बोला भी था कि 26 तारीख को एक बैठक हो रही है, उसमें सब लोगों से चर्चा हो रही है, बड़े खुले, जो हमारे पूरे प्रत्याशियों के साथ सारे कांग्रेस परिवार के संगठन के मुखिया के सहित सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे, और सब लोग इस बार इतनी परिपक्वता से सब मैदान में आए हैं, कोई सिंधिया दूसरी बार कांग्रेस पार्टी में अब नहीं होगा। ये बिल्कुल पूरी नीचे से ऊपर कांग्रेस संगठन में विश्वास है, और सबसे ज्यादा उन नेताओं को है जिन्होंने आज भरोसा करके इतनी बड़ी 230 विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों को छन्नी लगाकर प्रस्तुत किया है। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए, 2018 में जो आपने टिकट दिया था, तो क्या ये मान करके दिया था कि हाँ, इसमें से जो जीतेंगे वो हमारे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं? तब इतनी बढ़िया मीटिंग की थी, शपथ दिलाया था या नहीं दिलाया था, जो इस बार और चौकसी कर रहे हैं आप? चौकसी नहीं है, इसमें सबकी बातें सामने आ जाएगी और कोई चौकसी नहीं है। यानी कि मतभेद दूर कर लिए जाएंगे, मतभेद दूर कर लिए जाएंगे जी, किसी का मतभेद नहीं रहेगा देवेंद्र जी इस बार। मतलब इस बार बिल्कुल बहुत
सरलता से, सहजता से आपको सरकार भी बनती दिखेगी। सारे हमारे कितने टिकट वितरण हुए, सब आराम से हो गए। इस बार आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में इस समय कोई मतभेद नहीं है? नहीं, ये मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे, ठीक है। इस समय नाराज ये भी मान लेते और शिवराज महाराज सारी परेशानी भारतीय जनता पार्टी में है। तो महाराज तो आप ही से गए हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? महाराज तो आप ही से गए। रमेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास हम चलेंगे, रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे। रमेश शर्मा जी, क्या वास्तव में कांग्रेस में कुछ अंदर खाने गड़बड़ नहीं है? नाराजगी नहीं चल रही है? देखिए, मोटे तौर पर देवेंद्र जी एक बात समझ लीजिए, मतभेद होना और परस्पर संघर्ष होना ये मानवीय स्वभाव है। राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, परिवारों में अगर आप हजारों साल पहले से देखेंगे और आज तक देखेंगे तो परिवारों में मतभेद रहे हैं। आप मुझे बताइए, रावण में, कुबेर में मतभेद था कि नहीं था? वरुण में, हिरण्याकश्यप में मतभेद था कि नहीं था? अगर हम कांग्रेस में ही देखें तो कांग्रेस में अजय सिंह राहुल जो है, उनकी बहन ने उन पर आरोप लगाए थे कि नहीं लगाए थे? ये दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह आरोप लगा के बीच में छोड़ के चले गए थे, फिर लौट करके आ गए। तो कुल मिलाकर के ये स्वाभाविक है। ये मान लीजिए इसी तरीके से राजनीतिक दलों में, तो राजनीतिक दलों में कांग्रेस की अगर हम बात करें या जनसंघ की हम बात करें, ऐसा कौन सा दल है जिसमें मतभेद नहीं हुए? आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के कितने वर्ष पहले मोतीलाल जी नेहरू ने एक अलग पार्टी बना ली थी, या इंदिरा जी ने 2 बार संघर्ष किया। अर्जुन सिंह एक बार छोड़ के चले गए, फिर आ गए। माधवराव छोड़ गए थे, फिर आ गए। शरद पवार छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी छोड़ के चली गई। तो ये सिलसिला अभी है और ये कभी नहीं रुकेगा, आगे भी चलेगा। जनसंघ में भी कल्पना कर सकते हैं, जिसमें संघ के स्वयंसेवक आते हैं। बलराज मधोक के मतभेद हुए कि नहीं हुए? वीरेंद्र कुमार सकलेचा छोड़ के चले गए, दोबारा आ गए। बाघेला जी ने उज्जैन में गुजरात की सरकार गिराई, और जो भी कुछ है, तो कुल मिले उमा भारती छोड़ के चली गई है, फिर आ गई। तो ये राजनीति में आना जाना चलता है। कांग्रेस में मैं ताजा उदाहरण बताता हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने उम्मीदवारों को ये शपथ दिलाई थी, जिन दिनों टिकट का फैसला हो रहा था, बैठकों में उन्होंने संकल्प दिलाया था कि जिसको टिकट मिलेगा सारे लोग मिलकर काम करेंगे। कम से कम 2 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं जिनको टिकट मिल गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया, दोनों मालवा के हैं। अब क्या टीवी पर नाम लेना? तो राजनीति में ये आना और जाना चलता रहता है और हर पार्टी में चलता है और ये चलता ही रहेगा, इसको बंदिश नहीं लगाई जा सकती। और कुल मिलाकर के कल सिंधिया ज्योतिरादित्य नहीं थे, कल अर्जुन सिंह थे, कल आने वाले समय में कौन प्रकट होगा, कोई भरोसा है क्या? आप मुझे बताइए। सचिन पायलट ने क्या किया? तो कुल मिलाकर के ये राजनीति में ये मतभेद मनुष्य का स्वभाव है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये परिवारों में मतभेद है, ये तो चलेगा राजनीतिक दलों। बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार उपाध्याय जी, आपको जवाब मिल गया होगा। मंजरी जैन जी, हम आपके पास आते हैं। जैसा कि राजकुमार जी ने एक सवाल खड़ा किया महंगाई का, तो क्या ये लाडली बहना योजना महंगाई को मात दे देगा? बीजेपी ये समझती है? देखो देवेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय को नापना चाहिए और उसी आधार पर महंगाई का जो है वो हम परिमाप कर सकते हैं। तो 2003 में 11,748 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे, जो आज बढ़कर 1,40,000 रुपए हो गई है। अगर हम उस रेशियो में देखते हैं तो तब की महंगाई और अब की महंगाई में बहुत फर्क है। हम उसे महंगाई में नहीं नाप सकते। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जिन लोगों की 2002-03 में 12,000 13,000 तनख्वाह हुआ करती थी, आज उनकी 90,000 और 1,00,000 रुपए है। तो ये चीजें भी हमें देखना पड़ेगी। उस समय आज से 15 साल पहले हम देखें तो लोगों के पास साइकिल और स्कूटर यदि एक घर में होती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज यदि घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनकी अपनी अपनी गाड़ी है और 4 पहिया वाहन भी 1-1 2-2 है। तो ये जीवन स्तर जो उठा है, तो जीवन स्तर जो हमने देखिए, अभी जो आंकड़ा आया, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई जिसमें 1,36,00,000 लोग जीवन रेखा से ऊपर उठकर आए हैं। तो ये जो है अमूल चूक जो परिवर्तन हुआ वो सरकार की जो नीति रही, जो उसकी वजह से ही जो योजनाएं रही, उस वजह से ही आज हम गरीबी रेखा से 1,36,00,000 लोगों को ऊपर ला पाए। तो ये जो हमारी नीतियां रही उसकी ही बदौलत आज प्रदेश जो है वो हर जगह विकास कर रहा है, चहुमुखी विकास कर रहा है। गरीब के
जीवन में हमने जो अमूलचूल परिवर्तन किया है और प्रदेश के विकास को जो है हमने एक धारा प्रवाह जो मोड़ा है, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव इस प्रदेश में देखने को मिला। हम बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य की तरफ आए हैं। चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जवाब लेना चाहेंगे इस बात का कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में महंगाई उतना असर नहीं की है? देखिए, मुझे तो महंगाई का तो ज्यादा असर इसमें दिखता नहीं। दो ही चीजों ने इसको प्रभावित किया है। अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ वोट गया होगा तो वे युवाओं का बेरोजगारी को लेकर के गया होगा, या मान लीजिए वो जो 2 लाख वाला किसान है, किसान कर्ज माफी जो है आधा सच है और आधा झूठ है। 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ हुए, वो किस्तों में हुए, 20,000 50,000 फिर 1 लाख तक के, तो वो कर्जे 1 लाख तक के माफ हुए। लेकिन 1 लाख से ऊपर वाला किसान ओवरड्यू हो गया। अगर उसने गुस्सा दिखाया है तो उसने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया होगा, तो युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट दिया होगा, और लाडली लक्ष्मी ने भाजपा के पक्ष में या नारी सम्मान ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया होगा। तो ये जो है ये अभी कहा नहीं जा सकता। महंगाई मुद्दा नहीं है। आज आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे मोहल्ले में जो झाड़ू लगाने आती है वो स्कूटी पर आती है, झाड़ू रख करके स्कूटी पर आती है। तो महंगाई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई होती, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, शराब की कीमत भी बढ़ रही है, बिक्री बढ़ रही है, सिगरेट की बिक्री बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा जरूर था। जी, बेरोजगारी मुद्दा जरूर था, महंगाई मुद्दा नहीं है। चूंकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते लेकिन समय इजाजत नहीं देता, घड़ी की सुइयां बार बार इशारा कर रही हैं कि अब इस चर्चा को यहीं खत्म करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि वास्तव में बातें तो हो रही हैं, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा डिप्टी सीएम, लेकिन अभी जो चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि किसको मिलेगा बहुमत। तो इसकी चर्चा नहीं हो रही है कांग्रेस में। कांग्रेस में शायद ये चर्चा हो रही है कि यहां पर कौन बनेगा डिप्टी सीएम, यानी कि वो सीएम बना चुके हैं। तो इसे अति उत्साह कह सकते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए, दोनों राजनीतिक दलों को धैर्य रखना चाहिए। अब किस रणनीति के तहत ये बातें कांग्रेस से आ रही ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन वास्तव में जो फैसला होगा, जो नतीजा होगा, वो 3 दिसंबर को आएगा और उस दिन ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा सीएम और कौन बनेगा डिप्टी सीएम। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।